चलो, सो स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो का जो सिनेरियो है यहाँ पे बेटा, वो क्या है वो हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, व्हाट इज द स्टॉक एंड व्हाट इज द फ्लो, क्योंकि आप मान के चलिए कि एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर? स्टॉक इज अ पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया अ पर्टिकुलर डे और डेट, अ पर्टिकुलर डे और डेट। क्लियर? और फ्लो का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट। ये पूरे पीरियड को कवर करता है बेटा। ठीक है ना? पीरियड मतलब अ वीक, अ ईयर, अ मंथ, 6 मंथ, ठीक है, लास्ट 4 डेज, लास्ट 12 डेज। क्लियर? दैट मीन्स ये कोई सिंगल डे नहीं है, इसमें एक से ज्यादा दिनों के बारे में बात की जा रही है। क्लियर? सो अगर किसी भी चीज को मेजर किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर डे को, तो वो मेजरमेंट कहलाएगा स्टॉक कंसेप्ट। वो मेजरमेंट क्या कहलाता है? स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है। इवन पूरी इकोनॉमी के अंदर आप जो डेफिनेशंस पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि अगर हम कैलकुलेशन किसी चीज की कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? किसी पर्टिकुलर डेट को बना रहे हैं या पूरे पीरियड का बना रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर या फॉर द अकाउंटिंग ईयर, तो वो पीरियड है बेटा, क्योंकि उसमें पूरे 12 मंथ्स की बात की जा रही है। तो उसमें हम जो भी डेटा लिख रहे हैं, ठीक है, दे आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो। वो किसके बेसिस पर कैलकुलेट किए गए हैं? फ्लो के बेसिस पर कैलकुलेट किए गए हैं। ठीक है, और रादर देन अगर हम लोग किसी चीज को किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। जैसा कि हमने मनी मेजरमेंट के अंदर पढ़ा था। अभी तक हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ा है बेसिकली कैलकुलेशन का, एंड दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट, है ना? तो मनी मेजरमेंट मुझे बताइए कि स्टॉक कंसेप्ट था या फ्लो कंसेप्ट था? स्टॉक। क्यों? क्योंकि हम मनी का मेजरमेंट करते हैं, हम M1, M2, M3 और M4 जो कैलकुलेट करते हैं वो पर्टिकुलर डे पे करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि किसी दिन, नॉट फॉर द ईयर, किसी दिन हमारी कंट्री के लोगों के पास में कितना कैश कॉइन उनके घर पर, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर, क्लियर, पड़ा हुआ है। हम किसी पर्टिकुलर डे पर ये चेक करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कितना मनी जो है वो अभी तक इशू किया जा चुका है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट अ स्टॉक। आप पढ़ना आप इस घर जाके, आज जो मैंने आपको मनी का डेफिनेशन लिखवाया ना मनी के मेजरमेंट के अंदर, उस मनी के मेजरमेंट में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर डे। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर? अब नेशनल इनकम की बात करूं मैं, अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर, ठीक है, हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर, ठीक है ना? तो ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, वो क्या हुआ? फ्लो। इसको क्या कहा जाएगा? अ फ्लो कंसेप्ट। इसको अगर नॉर्मली आपको समझना है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमारा फतेह सागर है यहाँ पे, ठीक है, आज के दिन, क्या बोल रहा हूं, आज के दिन फतेह सागर में कितना पानी है? ठीक है, व्हाट इज द वाटर लेवल ऑफ फतेह सागर, ठीक है, ऑन टुडे? तो दैट इज व्हाट? स्टॉक। हम बोल रहे हैं कि अगर फतेह सागर में 7 फीट वाटर लेवल है आज, तो ये क्या कहलाएगा? स्टॉक। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि लास्ट 4 मंथ्स के अंदर फतेह सागर के अंदर 8 फीट वाटर लेवल बढ़ा, तो व्हाट इज दैट? फ्लो। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? ठीक है, हितेश के अकाउंट में आज 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, व्हाट इज दैट? स्टॉक। हम इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, हितेश हर महीने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए निकालता है, फ्लो। हितेश अपने अकाउंट में हर 2 महीने में 20,000 रुपए जमा करवाता है, फ्लो। आई बात समझे बेटा? यही स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बेसिकली स्टॉक और फ्लो में यही है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट जो है
वो कैसे किया जा रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर डेट को कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, स्टॉक है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको पीरियड बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फ्लो कहलाएगा। आई बात समझ में क्लियर। तो जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, जैसे अभी बोला कि आज के दिन फतेह सागर का वाटर लेवल 7 फीट है, तो वो स्टॉक है। आज के दिन अगर यहां पर हितेश के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो व्हाट इज दैट, इट इज अ स्टॉक। हम इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। और अगर हितेश हर महीने या हर 10 दिन के अंदर अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए निकालता है, तो दैट इज व्हाट, फ्लो, ठीक है ना। आई बात समझ बेटा क्लियर। बस इस चीज को ध्यान रखना। द मेजर डिफरेंस इज व्हाट, इट इज डिटरमाइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द थिंग्स ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द थिंग्स ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, आई बात समझ में पक्का। नाउ सो दैट मीनिंग ऑफ द स्टॉक, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इतना सा लाइन ही याद करना है बस, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद इन्होंने भी एग्जांपल ही दिया है कि ऑन January 1st 2017 देयर मे बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। भाई एक डेट हो गई ना, एक पर्टिकुलर डेट हो गई भाई, 1 जनवरी के दिन कितना पैसा पड़ा हुआ था इनके अकाउंट में, ठीक है। व्हाट इज दैट, इट इज अ स्टॉक। क्लियर। फ्लो क्या है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, 6 months, 2 months, 1 month, 1 week, last 10 days। क्लियर, इट इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द पीरियड। तो आप जो ट्रेडिंग P&L बनाते हो ना बेटा, वो पीरियड कंसेप्ट है, और आप जो बैलेंस शीट बनाते हो वो स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि आप बैलेंस शीट में लिखते हो एज ऑन 31 मार्च, तो वो जो भी वैल्यूज है ना, वो सब 31 मार्च की वैल्यूज है। दैट्स वाई जो भी वैल्यू हम लोग किस में लिख रहे हैं, बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, व्हाट इज दैट, स्टॉक सिनेरियो, हम उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यूज हम लोग P&L के अंदर लिख रहे हैं, व्हाट इज दैट, अ पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर फ्लो, उसको क्या कहा जाएगा, फ्लो कहा जाएगा। ओके, सो अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। स्टॉक और फ्लो के लिए इन्होंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे स्टॉक के अंदर वेल्थ को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, लेबर फोर्स कितनी है किसी पर्टिकुलर डेट, जैसे आज कितने लोग आए हैं क्लास में, ठीक है ना, वैसे ही आज कितनी लेबर आई है फैक्ट्री के अंदर। क्लियर, हमारी कंट्री के अंदर कितनी लेबर फोर्स है आज के दिन, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। क्लियर। कैपिटल को चेक करते हैं तो भी स्टॉक में ही वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, आज के दिन कितना पैसा है, ठीक है, कितनी मशीन्स हैं। क्लियर। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द मनी इन द कंट्री, मनी का सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, स्टॉक ही होता है, हमें पता है, ठीक है, हम उसको पर्टिकुलर डे के दिन मेजर करते हैं इस वजह से। देन बैंक डिपॉजिट्स, आपके बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, आज के दिन। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, ठीक है ना, जो टैंक बना हुआ है, टंकी बनी हुई है पानी की, उसमें कितना पानी है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू मुंबई, मुंबई और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो पीरियड पे थोड़ी कैलकुलेट होता है, वो तो किसी पर्टिकुलर डे पे मेजर किया है। दैट्स वाई वो क्या है, वो स्टॉक है, ठीक है। राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, ठीक है ना, गोडाउन में कितने राइस पड़े हुए हैं अभी, वो क्या है, स्टॉक है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन भी पर्टिकुलर डे के दिन मेजर होती है, ठीक है। दैट्स वाई क्या होता है, ये स्टॉक कंसेप्ट होता है। क्लियर। देन फ्लो क्या है, इनकम हर महीने आती है, ठीक है, या हर साल जैसा भी हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, हम खर्चा रेगुलर करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन, मशीन खरीदना, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या एक पीरियड कंसेप्ट है, ठीक है ना। देन चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, चेंज इन सप्लाई, ठीक है, नॉट मनी सप्लाई इन द कंट्री। चेंज इन का मतलब क्या हुआ, जो बदलाव हुआ, बदलाव कैसे देखा जाता है, पीरियड पे देखा जाता है कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, पिछले महीने कितना था, आज अभी कितना है ना। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर महीने लगेगा या हर साल लगेगा, ठीक है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, हर दिन कितना कितना पानी लीकेज हो रहा है टंकी में से, ठीक है ना। स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई,
स्पीड जो है कार की, ठीक है ना, मुंबई से दिल्ली जाते वक्त वो कितनी है, वो अप एंड डाउन होती रहती है पूरे दिन में, ठीक है, दैट्स वाई वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में नहीं है, तो वो क्या है, फ्लो है। सेल्स ऑफ राइस, कितने आपने राइस साल भर में सेल कर दिए, या 2 महीने में सेल कर दिया, 1 महीने में सेल कर दिया। एंड नंबर ऑफ बर्ड्स, कितने लोगों ने कंट्री के अंदर जन्म लिया। दीज ऑल आर द फ्लोज। क्लियर, समझ में आई बात बेटा? दोनों का डिफरेंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है, देखो स्टॉक ही फ्लो बनाता है और फ्लो ही स्टॉक बनाता है, सिंपल सी बात है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हितेश जो है वो हर महीने अपने अकाउंट से 10,000 रुपये निकालता है, तो उसकी वजह से स्टॉक में कमी होगी, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें कम होगा। हमने बोला कि हर 2 महीने में ये 20,000 रुपये अकाउंट में जमा करवाता है, उससे क्या होगा, स्टॉक में बदलाव आएगा, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है उसी की वजह से स्टॉक बनता है, और स्टॉक की वजह से क्या बनता है, फ्लो बनता है। आई बात समझ में बेटा? तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं बेटा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर? 4 सेक्टर होते हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और इन्हीं 4 सेक्टर्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो फर्स्ट सेक्टर होता है हाउस होल्ड। कौन होते हैं हाउस होल्ड? यस, हमारे जैसे लोग, ठीक है। ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, स्किल्स, इनके जो ओनर हैं वो कहलाते हैं हाउस होल्ड। हम उनको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? दूसरा कौन होता है? प्रोड्यूसर। कौन होता है प्रोड्यूसर? हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है, बनाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है, ठीक है। थर्ड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है रेगुलेशन करने का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। क्लियर? सो it is the authority who regulate the production and consumption, दोनों को रेगुलेट करता है ये। इवन ये प्रोडक्शन करता भी है और कंजम्पशन भी करता है, ठीक है। देन फोर्थ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन है? हमारी कंट्री को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर काउंट होती है बेटा, ठीक है, जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बेसिकली एक्सपोर्ट्स और 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन सी चीज काउंट होती है बेटा? ठीक है, 2 ही सेक्टर होंगे इस इकोनॉमी के अंदर, एक होगा हाउस होल्ड और दूसरा होगा प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या करेगा? प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, और प्रोड्यूसर करेगा क्या? उन फैक्टर ऑफ सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज बना करके मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। हमें सर्कुलर फ्लो समझना है। उस सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए हमें पहले ये सारे सेक्टर्स को समझना पड़ेगा, इनकी इंटरडिपेंडेंसी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं, जिसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो, जिसमें कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना हो, वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या करता है?
फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, उन फैक्टर ऑफ सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, ठीक है, देन फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है और हाउस होल्ड उसको क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। देन द थर्ड वन इज सेकंड वन इज व्हाट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें तीन सेक्टर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और आ जाता है। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है टू रेगुलेट द बिजनेसेस और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये सेक्टर और जुड़ जाता है, तब टैक्सेस और सब्सिडी और इकोनॉमी के अंदर जुड़ जाती है। पहले ये नहीं था, कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो जहां कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का, वो टू सेक्टर होता है, और जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है इकोनॉमी के अंदर तो वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है, गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो जाता है उसमें, ठीक है। एंड फिर आता है बेटा फोर सेक्टर। फोर सेक्टर में चार सेक्टर पूरे आ जाएंगे, ये कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स आपकी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ भी अब बिजनेस स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी काउंट हो जाएंगे। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं आ रहे थे, अभी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों भी काउंट हो जाएंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। तो हम जो यहां पर सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, हमारे कोर्स में टू सेक्टर इकोनॉमी तक ही है सेक्टर फ्लो, पहले ज्यादा होता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से आगे कोर्स में कर्टाइल किया गया है, उसकी वजह से ये सर्कुलर फ्लो का जो कंसेप्ट वो शॉर्ट हो गया थोड़ा, तो हमारे इजी हो गया और चीज। बाकी पहले ये सर्कुलर फ्लो जब 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में आता था तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था इंटरडिपेंडेंसी को समझना, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के एस्पेक्ट को समझना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, एंड व्हाट इज दैट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 सेक्टर 3 सेक्टर की, तो दिस कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी को और 3 सेक्टर इकोनॉमी को आप क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी क्यों, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रही है, किसी भी अदर कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी कंट्री जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो वो कहलाती है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। और जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है बेटा हमारी, इसको हम लोग यहां पर ओपन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओपन इकोनॉमी, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। आई बात समझ में, क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, पक्का, ओके। टाइम हो गया वैसे आज का।